हाय फ्रेंड, मेरा नाम है अर्श मिश्रा। आ चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस ये होने वाला लेक्चर नंबर 1 रेडॉक्स रिएक्शन का, ठीक है ना। इसके पहले हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर को कवर किया और मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर को हम लोगों ने एडवांस तक गए थे, मतलब बेसिक से लेकर एडवांस जे मेंस जे एडवांस दोनों के सिलेबस इकट्ठे कवर किए थे। हाँ भैया, आपने कवर किए थे, मैं जानता हूँ। तो क्या भैया अगर मान लो हमने वो सब ना पढ़ा हो, मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर ना पढ़ो, ये रेडॉक्स रिएक्शन समझ में आएगा? मैंने कहा यार पाप तो तुम खुद करते हो और क्वेश्चन मुझसे पूछते हो। पाप तो तुम खुद कर रहे हो और क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो। आपने पढ़ा नहीं, पर मोल कॉन्सेप्ट ये रेडॉक्स रिएक्शन पूछ रहे कि आएगा कि नहीं आएगा। देखो मैंने उसे अच्छे से पढ़ाया था एकदम। अगर 11th का बच्चा भी पढ़ रहा है ना, वो भी आ जाएगा। 10th का बच्चा पढ़ रहा है ना, उसको भी समझ में आ जाएगा। बेसिक्स लेकर एडवांस तक समझ में आएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैंने अच्छे से कवर किया और इनफ प्रैक्टिस क्वेश्चन किया है उसमें। बस उसके बाद आप मैंने उसमें तक मोल कॉन्सेप्ट का कोई टाइप नहीं बचा जो मैंने सॉल्व ना किया हो, ठीक है। ऐसा कोई टाइप ना बचा हो जो मैंने सॉल्व ना किया हो। तो भैया ये रेडॉक्स रिएक्शन, मोल कॉन्सेप्ट का रेडॉक्स रिएक्शन आता क्या है? मैंने देखो, रेडॉक्स रिएक्शन वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर। अगर बात करें कि फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर होते हैं जो टफ होते हैं, ठीक है। उनमें मोल जो ये रेडॉक्स रिएक्शन आता है, ये बहुत टफेस्ट चैप्टर माना जाता है। उसमें से एक आता है। अरे भैया, वो क्लास 11th वाले बच्चे कहते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन में तो रिडॉक्स रिएक्शन होता है, मतलब कि उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, बैलेंसिंग होते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता। मैंने कहा ये उन लोग को पता नहीं है, ये सिर्फ 1-2% होता है वैसे इसमें पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के पीछे घूमता है। चाहे जे मेंस की बात करें चाहे जे एडवांस। जे एडवांस इसका अच्छा वेटेज रखता है, अच्छे नंबर का और अच्छे अच्छे क्वेश्चन का। और जे मेंस भैया कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि वो तो बहुत ही पूछता है। ठीक है भैया, समझ रहे हैं आपकी बात कि रेडॉक्स रिएक्शन हमारे लिए जरूरी है। रेडॉक्स रिएक्शन को हम कह सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट 2। ऐसा क्या? हाँ, मोल कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन सॉल्व करते थे वो उसी क्वेश्चन को हम रेडॉक्स रिएक्शन से भी सॉल्व करेंगे। मैं करके दिखाऊंगा आगे वाले लेक्चर में, करके दिखाऊंगा। आज ये होने वाला एक बेसिक लेक्चर जिसमें मैं ऑक्सीडेशन और रिएक्शन को कवर करूंगा और इक्विवेलेंट क्या होता है, एन फैक्टर्स क्या होते हैं, एसिड के एन फैक्टर्स क्या होते हैं, वो सब मैं कवर करूंगा जितना कवर कर पाऊंगा, ठीक है ना। मैं उतना कवर कर आज बेसिक करूंगा। आज ही नहीं, आपको मैं एडवांस में चढ़ा दूंगा। पर हाँ, लेक्चर नंबर 2 से मैं गारंटीज कर रहा हूँ एक अच्छे लेवल तक ले जाऊँगा। और हाँ, इस लेक्चर के लास्ट तक मैं एडवांस तक एक आध क्वेश्चन एडवांस के जो पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, वो तक मैं करा दूंगा, ठीक है ना। ये मैं कहता हूँ। तो भैया अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट हमारा थोड़ा थोड़ा याद है, मुझे थोड़ा थोड़ा पता है, तो क्या स्टार्ट कर सकते? मैंने कहा हाँ स्टार्ट कर सकते हो। मान लो भी मोल कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है, आप 11th, मैं 11th में हूँ, मैं स्टार्ट कर, मैंने कहा हाँ स्टार्ट कर सकते हो। तो मतलब भैया आप बेसिक से लेकर एडवांस तक जाने वाले। मैंने कहा बेसिक से लेकर एडवांस तक जाने वाला हूँ। ऐसा मैंने पिछले लेक्चर्स में किया है और इसमें भी करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो अब बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट, ठीक है। हाँ भैया आप स्टार्ट करो, आज बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करो। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा लाडले, रेडॉक्स रिएक्शन से पहले कभी पढ़े हो? नहीं, बताओ ना। मैंने कहा उसमें तुम बेसिकली तुम्हारे दिमाग में रेडॉक्स रिएक्शन से आता था। भैया हमने क्लास 10 में पढ़ा रेडॉक्स रिएक्शन में, रेडॉक्स रिएक्शन में जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं। मैंने कहा तुमने बहुत छोटी छोटी चीज़ पढ़ी है। रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, बैलेंसिंग होती है, ये सब होता है खेला। मैंने कहा बैलेंसिंग की खेला ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन में कौन किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस में रिडक्शन हो रहा है, आपके जेई में जे एडवांस में ये कहीं नहीं पूछा जाएगा। तब भैया अब क्वेश्चन किस लेवल के बन सकते हैं एग्जैक्टली मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू में चलूंगा और बेसिक से लेकर एडवांस तक जाऊंगा। जे में जे एडवांस मैं बेफालतू की बातें यहाँ करने में नहीं आया हूँ, ठीक है ना बेफालतू बातें इस लेक्चर में, ना आगे आने वाले लेक्चर में करूँगा और कवर करूँगा इस चैप्टर को बेसिक से लेकर एडवांस तक, ठीक है ना। तो हाँ, भी स्टार्ट करते हैं। अब मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगा और इससे मुझे जज मत करना कि भैया आप कंटेंट बहुत लो है, ठीक है ना। अगर आप मेरे कंटेंट भी देख रहे हैं तो मूल कॉन्सेप्ट मेरे जाके चैप्टर के मूल कॉन्सेप्ट मेरे और भी लेक्चर्स हैं, उनके कंटेंट देख सकते हो, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से करूँगा, बेसिक्स करूँगा। ये मत करना भैया ये एडवांस लेवल का नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो मैं स्टार्टिंग से सीरीज़ बना रहा हूँ तो मैं बेसिक से चलने वाला हूँ। हाँ भैया ठीक है, आई थिंक रिकॉर्ड हो रहा है ना। हाँ, 4 मिनट तो इसी में लगते हैं इंट्रोडक्शन में। चलो, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या समझते हो भैया? ऑक्सीडेशन रिडक्शन यही सब ना। हमने कहा चलो ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी बात, इतना ही समझ लो, ठीक है भैया। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं? भैया ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बहुत सारी डिफिनेशंस हैं जो हम जानते हैं। ऑक्सीडेशन की अगर पुरानी डिफिनेशन की बात करें, जो कि बहुत सारी पुरानी डिफिनेशन है, उनमें कहा जाता है कि भैया ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का ऐड होना हमारा ऑक्सीडेशन कराता है। मैंने कहा ठीक है,
ऑक्सीजन अगर एडिंग हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो भैया वो हमारे क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। भैया ये भी है, अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो, तब भी हमारा ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। मैंने कहा ठीक है, इतना तो हम बेसिक बेसिक बहुत सारी चीज़ें जानते हो भैया, और भी कुछ है। मैंने कहा क्या भैया, अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो उसे भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। मैंने कहा ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भैया इसका एक और बन सकता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ये तो बोल सकते हैं ना, अगर इसका एडिशन हो रहा है तो उसका रिमूवल होगा ना भैया। हाँ, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का क्या, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल, ठीक है भैया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ये तो पुरानी डिफिनेशन हो गई। वो जो भैया हमारे मन में कूद रहा है इलेक्ट्रॉन लॉस गेन वाला, वो कौन, मैं बता रहा हूँ, उसे कहते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट। उसी के बेसिस पे आजकल रेडॉक्स रिएक्शन सब कुछ डिसाइड है कि इलेक्ट्रॉन लॉस क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, सब कुछ डिफाइन है। अब ये सब बड़ी बड़ी क्या चीज़ें बोले जा रहे हैं। मैंने कहा इन सबसे डरो मत, मैं बताऊंगा, ठीक है ना, बेसिक अभी चल रहा हूँ बस, उसको ध्यान देना। भैया ऑक्सीडेशन ये कहते हैं। मैंने कहा ठीक है। रिडक्शन भैया, एडिशन ऑक्सीजन को हो रहा है तो रिडक्शन भैया इसका उल्टा होगा, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मैंने कहा ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मैंने कहा ठीक है। ये भी भैया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम हो रहा है, ठीक है भैया। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीडेशन में था, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारा रिडक्शन में। मैंने कहा ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल ऑक्सीडेशन में था, लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का क्या, एडिशन हमारे इसमें रिडक्शन में हो जाएगा, ठीक है। मतलब भैया ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीजन का एडिशन, इसमें क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लेकिन इसमें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल, इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन। ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, ठीक है, इस ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट भैया हमें समझ में आते हैं। हाँ, आप ये क्यों क्लियर कर रहे हो। मैं कहा भाई साहब करना तो पड़ेगा भाई करना तो पड़ेगा। हाँ भैया ठीक है, चलो आपकी मर्जी है, आपका वीडियो हो, आपका राज है भैया, आप कुछ भी कर लो। मैंने कहा चलो ठीक है। आजकल का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को क्या कहता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे डिफाइन करता है भैया। भैया आजकल का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो कहता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। भैया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कहलाता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा रिडक्शन कहलाता है। भैया कोई कैटायन हो, कोई एनायन हो, कोई भी कुछ भी हो, कोई भी कंपाउंड, अगर वो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन उससे निकल रहा है, तो भैया वो ऑक्सीडेशन कैटेगरी में आएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन कोई आयन हो, कोई आयन हो या तो कोई एनायन हो या कोई भी कंपाउंड हो, कोई मॉलिक्यूल हो जिसमें इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, भैया उसे रिडक्शन कहते हैं। ये हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है। मैंने कहा ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किसी कंपाउंड से निकलेंगे, माइनस चार्ज किसी से निकलेगा, भैया वो पॉजिटिव में आएगा। हाँ, इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज ऑक्सीडेशन, इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज ऑक्सीडेशन, इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज ऑक्सीडेशन। भैया अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर में क्या बोल रहे भैया, मैंने कहा बताऊंगा भैया, इंक्रीज होगा ऑक्सीडेशन नंबर में। भैया मैंने कहा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है भैया। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, अगर इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज होगा तो भैया रिडक्शन होगा।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन आएगा तो निगेटिव चार्ज आएगा उसके साथ ही साथ में, ठीक है ना। हाँ भैया, तो ठीक है भैया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्लियर हो गया। पर आपको पता है ये सब 5 मिनट के कॉन्सेप्ट हैं, ये सब कोई काम नहीं आएगा, हमें जेईई में पूछा नहीं जाएगा। आपने बस एक रफली एक आइडिया देने के लिए आपने बताया नहीं, मैंने कहा ठीक है। अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। हमें रेडॉक्स रिएक्शन क्यों पढ़ना है? अब देखो, मोल कॉन्सेप्ट से ना कई सारे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, वो रेडॉक्स रिएक्शन से इजीली बन जाते हैं। और मोल कॉन्सेप्ट से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं पर वो रेडॉक्स रिएक्शन से और इजी में बन जाते हैं। तो इसलिए हमारा जो चैप्टर आया रेडॉक्स रिएक्शन, हाँ भैया ठीक है, हम पढ़ते पढ़ते भैया बहुत कुछ समझ गए मोल कॉन्सेप्ट। मैंने कहा क्या समझ गए भैया? यही समझ गए कि हमें मोल कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आने वाला है। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम ये भी समझ गए कि मोल कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में नहीं आने वाला है, पर ये जो चैप्टर है इससे मैक्सिमम क्वेश्चन जो मोल कॉन्सेप्ट के वो सॉल्व हो जाएगी। बस तुम्हें फिलहाल तुम्हें ये पता रहना चाहिए। देखो मोल कॉन्सेप्ट में हम करते क्या थे, ये आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं आउट ऑफ सिलेबस नहीं, सब कुछ सिलेबस में है, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट में क्या हुआ, हमें मोल दिया जाता भैया, मोल नहीं दिया जाता था कभी, हमेशा मोल नहीं दिया जाता था भैया, कभी वेट दिया जाता था, कभी एटम्स दिए जाते थे, कभी कुछ दिया जाता, कभी आइडेंटिटी दिया, कभी वॉल्यूम दिया जाता था, लेकिन हम उसमें मोल में जाते थे भैया, हमें वाई में पता है भैया। मैंने कहा ठीक है, मोल से जाते थे। मोल में भैया क्या करते थे भैया, मोल से उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट में जाते थे, मोल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते थे भैया, मोल कॉन्सेप्ट को भैया अप्लाई करते। मोल कॉन्सेप्ट भी क्या, रिएक्शन लिखना, बैलेंस करना, एनालाइज करना, क्वेश्चन पढ़ना, रिजल्ट लाना भैया, ये था हमारा मोल कॉन्सेप्ट में। रिएक्शन देख के, रिएक्शन देखना, रिएक्शन को बैलेंस करना, रिजल्ट लाना। मैंने कहा लाड ले, अगर तुम्हें रिएक्शन ही नहीं पता हो, अरे भैया उसके लिए आपने नया मेथड उसी में बताया था ना, पीओसी का मेथड, किसी एटम पे पीओसी लगाएंगे और सॉल्व। मैंने कहा पीओसी कुछ लिमिटेशन भी हुए, हाँ ये 2 लिमिटेशन बताई थी आपने। मैंने कहा तब क्या वो हर जगह लग जाएगा, पीओसी अप्लाई हो जाएगा? नहीं भैया, आपने तो लिमिटेशन उसकी बताई थी। मैंने कहा हाँ लिमिटेशन बताई थी। तो उसकी जगह एक नया चैप्टर का आविष्कार हुआ है चलते चलते, फिर एक आया रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन भैया मोल कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन में, मोल कॉन्सेप्ट में मोल पता रहना चाहिए, मोल कॉन्सेप्ट से मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद रिजल्ट ला देंगे, ठीक है भैया। मोल कॉन्सेप्ट में अप्लाई करने में बहुत कुछ आ जाता है, रिएक्शन देखना, बैलेंस करना, लिमिटिंग रिजल्ट लगाना, वो करना, फलाना ढिमकाना करके सब कुछ निकाल देना जो पूछा हो क्वेश्चन में। मैंने कहा ठीक है भैया। भैया अगर हमें रिडॉक्स रिएक्शन के तरीके से सॉल्व करना तब क्या करेंगे? मैंने कहा उसमें क्या होगा, तुम्हें सिर्फ मोल गिवन होगा, मोल गिवन नहीं होगा, वेट गिवन होगा, वेट से चले जाना, आइडेंटिटीज गिवन होगी उससे चले जाना, वॉल्यूम गिवन होगा उससे मोल पता कर लेना। हाँ भैया उससे हम मोल पता कर लेंगे, ठीक है ना भैया। मोल से भैया इसमें पता है मोल कॉन्सेप्ट आता है, इसमें इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आता है। ऐसा है क्या? ये इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या भैया? मैंने कहा बताऊंगा। जो क्वेश्चन ये सॉल्व करता है वो ही सॉल्व करता है। मोल कॉन्सेप्ट से इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट से इक्विवेलेंट सॉल्व, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट अप्लाई करना और भैया रिजल्ट तक चले जाना। क्या है भैया ये? मैंने कहा तुम्हें डरने होने की चिंता नहीं है। इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, यही सब हम पढ़ डालेंगे, पूरे चैप्टर में कवर करेंगे और बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे, अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है भैया। हम समझ गए। मैंने कहा ठीक है, इतना तो तुम समझ रहे हो। देखो मोल कॉन्सेप्ट में ये हमें पढ़ना है, इस तरीके से जाना है। अब इसमें क्या होता है भैया, भैया अगर इतना बड़ा है ये सब तो हम इससे सॉल्व, मैंने कहा नहीं इसमें रिएक्शन पता होनी चाहिए, इसमें रिएक्शन नहीं पता होगा तब भी आप सॉल्व कर लोगे। और ये बहुत ईजी है इसके कंपेयर में, बस पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा और जैसा मैं पढ़ाऊँगा बहुत ईजी लगने लगेगा, ठीक है भैया। आगे बढ़ो। मैंने कहा हमें मोल गिवन होगा, मोल से इक्विवेलेंट में जाना पड़ेगा। पर हाँ मोल को अगर मल्टीप्लाई कर दे एन फैक्टर से, ये क्या बड़े बड़े नाम ले रहे हो भैया महंगे महंगे। मैंने कहा बता रहा हूँ, अगर मोल को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो उसके, अगर मोल को उस एसिड, बेस या सॉल्ट या जो भी चीज़ कंपाउंड होगा उसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, भैया हमें इक्विवेलेंट मिल जाता है। और इक्विवेलेंट में कुछ हर बार कर दो लेफ्ट राइट कुछ कर दो, हमें इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आ जाता है भैया। मैंने कहा ठीक है। तो भैया इस वीडियो में क्या बताओ? मैंने कहा इस वीडियो में मैं बताऊंगा इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं भैया। इक्विवेलेंट पहले मैं बताऊंगा एन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। एन फैक्टर भैया सबसे बड़ी दिक्कत होती है, उसके बाद तो दिक्कत ये आती है, लेकिन सबसे पहले दिक्कत ये आती है एन फैक्टर्स क्या होता है, कैसे डिसाइड करते हैं एन फैक्टर्स क्या होता है, बेसिसिटी क्या होता है, एसिडिटी क्या होता है, एसिडिटी क्या होता है भैया, ये सब क्या है मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना।
चलो भैया, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। आई थिंक कितना मिनट मैंने खा लिया है बेफालतू के, 15 मिनट। देखो मैं 15 मिनट के साथ बेसिक के लिए जाया था, ठीक है। इक्विवेलेंट पता करने के लिए हमें मोल पता होना चाहिए। भैया मोल तो हमें गिवन होगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एन फैक्टर से, ठीक है भैया। ये क्या है भैया, ये है एन फैक्टर, ठीक है भैया। ये क्या है भैया, ये तो मोल भैया हमें पता है, ठीक है। ये एन फैक्टर एसिड के लिए, देखो किसी कंपाउंड में कोई चीज़ रिएक्ट करेगा, वो तो एसिड होगी, या तो वो बेस होगा, या तो वो कोई कंपाउंड होगा, सॉल्ट होगा। मैंने कहा ठीक है। इसका एन फैक्टर कैसे पता लगता है, इसका एन फैक्टर कैसे पता लगता है, इसका एन फैक्टर कैसे पता लगता है, वो सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली इस वीडियो में हम एसिड के एन फैक्टर्स कैसे बताए जाते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, क्या होता है, मैं सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना। ठीक है भैया, मैंने कहा एन फैक्टर मतलब समझते हो क्या होता है भैया? नहीं, मैंने कहा क्लास 10 में कुछ तो पढ़े होगे, ऐसे तो होंगे नहीं कि बिना क्लास 10 पास किए हुए हैं भैया। एन फैक्टर्स ये होता है कि मान लो हम एसिड के पढ़ रहे हैं, ठीक है। एसिड में जितने H+ आयन रिलीज होंगे उसी को कहते हैं एन फैक्टर्स। मैंने कहा ठीक है, तुम सही कह रहे हो ना? हाँ भैया मैं सही कह रहा हूँ। जितने H+ रिप्लेसेबल आयन होते हैं, H+ रिप्लेसेबल H+ आयन्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एन फैक्टर कहते हैं। H+ रिप्लेसेबल आयन्स इन एसिड कंपाउंड में क्या कहते हैं? उसे एन फैक्टर्स कहते हैं भैया, ठीक है। मैंने कहा बेसिसिटी पढ़ी हो? अरे भैया H+ आयन जितने निकलते हैं उसी को कहते हैं बेसिसिटी। एक कंपाउंड कितना H+ आयन निकाल सकता है उसी को कहते हैं बेसिसिटी। मैंने कहा नहीं, थोड़े से तुम एन फैक्टर और बेसिसिटी में थोड़ी सी डिफरेंस है, थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा सा तुम क्लियर नहीं कर पा रहे। मैंने कहा क्या? मैक्सिमम H+ आयन replace is known as basicity of acid। मैक्सिमम जितने H+ आयन रिप्लेस हो सके उसे कहते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड। मतलब भैया बेसिसिटी को मैं B से डिनोट करता हूँ और एन फैक्टर को मैं N से। मतलब भैया एक सॉल्ट है, उसमें मैक्सिमम जितने H+ आयन रिलीज हो सकते हैं, मैक्सिमम जितने हो सकते हैं, मान लो 4 हो सकते हैं, तो उसकी बेसिसिटी 4 होगी। मैंने कहा हाँ। लेकिन एन फैक्टर क्या होते हैं? कितने H+ आयन हो सकते थे वो मैक्सिमम हो गए, वो बेसिसिटी कितने होंगे, 1 हुए हैं या 2 हुए हैं या 3 H+ आयन रिलीज हुए हैं, निकल तो सकते थे मैक्सिमम इतने, लेकिन उसी में से निकले हैं 2, मान लो, उसी को कहेंगे 2। मान लो उसमें निकले हैं 1, उसको एन फैक्टर कहेंगे 1। मान लो उसमें 2 निकले, 2, 3 निकले 3, 4 निकले 4। इससे ज़्यादा तो निकल नहीं सकते, क्यों? इससे ज़्यादा तो रिप्लेसेबल मैक्सिमम आयंस है भी नहीं, H+ आयंस मैक्सिमम रिप्लेस हो नहीं सकते। हाँ भाई, मतलब ये जो एन फैक्टर होता है वो बेसिसिटी के इक्वल भी हो सकता है और बेसिसिटी से कम भी हो सकता है, पर बेसिसिटी से ज़्यादा नहीं हो सकता। एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू से दैट एन फैक्टर बेसिसिटी से इक्वल हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है। और एन फैक्टर्स क्या होता है? कितने H+ आयन रिप्लेस हुए। बेसिसिटी क्या होता है? मैक्सिमम कितने H+ आयन रिलीज हुए। ठीक है ना? ठीक है भैया, हमें समझ में आया। अब चलो ना कई सारे एग्जाम्पल से मुझे बताओ ना भैया। एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा लेट्स टेक अ एग्जाम्पल ऑफ HCl। HCl तो आप सब जानते हो भैया, HCl गैस होती है, हाँ। पर अगर इसे मैं पानी में डाल दूँ या किसी बेस सॉल्यूशन में डाल दूँ तो वो एक एसिड बन जाता है। हाँ भैया, मैंने NaOH भैया एक बेस होता है, ठीक है। इससे मैंने रिएक्ट कराया, हाँ, तो बनता है क्या भैया? एसिड और सॉल्ट का रिएक्शन कराओगे, सॉरी एसिड और बेस का रिएक्शन कराओगे भैया, सॉल्ट बनता है NaCl प्लस पानी निकल जाएगा, ठीक है। पानी को नहीं, इसको ध्यान दो, NaCl, ठीक है। इसमें कितने H+ आयन रिप्लेस हुए? HCl भी एक एसिड था, इसमें एक H+ आयन रिलीज हुआ, रिप्लेस हो गया और हाइड्रोजन आया भैया, वो सॉरी सोडियम आ गया भैया। मतलब यहाँ एक H+ आयन रिप्लेस हो गया, इसकी यार बगल में साउंड बजने लगा, डिस्टर्बेंस है ना थोड़ा सा। चलो थोड़ा सा ना क्या करना, अपना वॉल्यूम को धीमे कर लेना
अब मैं कोशिश करता हूँ वो तेज़ी से बोलने के लिए, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं यार, अब वो बचता रहेगा, पूरा दिन बचता है। ये इतना सुबह में किया 5 बज रहे हैं, अब 5 बजे वो बजा दिया तो मैं क्या करूँगा। नवरात्रि का सीजन भी चल रहा है, छोड़ो छोड़ो। HCl है भैया, HCl से मैंने NaOH से रिएक्ट करा, उसके बाद मैंने NaCl बना, एक H+ आयन रिलीज हुई, इसका बेसिसिटी 1। भैया H2SO4, भैया इसमें 2 H+ आयन है, 2 हाइड्रोजन है भैया, 2 रिप्लेस होंगे। मैंने कहा अगर NaOH से रिप्लेस कराओ, इसकी बेसिसिटी सॉरी कितने हाइड्रोजन रिलीज होंगे भैया, 2 हाइड्रोजन रिलीज हो जाएंगे। क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट भैया, Na2SO4 + H2 बन जाएगा भैया। Na2SO4 बन गया भैया, 2 रिलीज हो गए, इसकी एन फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अगर H2SO4 को मैं कराऊँ रिएक्शन और बना दूँ मैं, अगर मैं बना दूँ NaHSO4 + H2O, भैया NaHSO4 मैं बता रहा हूँ भैया, इसमें एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, एक तो रह गया भैया, एक ही रिप्लेस हुआ है, एक रह गया। मैंने कहा ठीक है, H3PO4 को अगर मैं रिएक्ट करा दूँ NaOH के साथ तो H2PO3 H3PO4 को मैंने सोडियम इसके साथ रिएक्ट कराया, इतना बनाया, ठीक है भैया, ठीक है ना। अब देखते हैं, मैं एक जगह एन फैक्टर लिखता हूँ, एक जगह बेसिसिटी लिखता हूँ, ठीक है ना, एक जगह एन फैक्टर लिखता हूँ, एक जगह बेसिसिटी लिखता हूँ। भैया मैक्सिमम कितने रिलीज हो सकते हैं भैया, 1 है, हाँ भैया, बेसिसिटी इसकी 1 है। मैंने कहा ठीक है भैया, हुए कितने भैया, 1 ही हुए हैं भैया, तो इसकी भी एन फैक्टर 1 होगा। इसमें मैक्सिमम भैया 2 हाइड्रोजन 2 रिप्लेस हो सकते हैं भैया, बेसिसिटी 2 होगी, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। रिप्लेस कितने हो भैया, 2 हो गए भैया, एन फैक्टर 2 हो गए। इसमें देखो H2SO4 भैया 2 है, 2 बेसिसिटी मैक्सिमम है, रिप्लेस कितने हुए हैं भैया, 1 हुआ है, तो इसका एन फैक्टर भैया 1 हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। H3PO4 भैया NaOH से रिलीज किया भैया, 1 हाइड्रोजन निकला है, 3 थे, एक ही निकला है भैया, 1 निकला तो वो हो जाएगा, और 3 निकल सकते थे, 3 निकल सकते थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा बेसिसिटी हमारी। आई होप ये सब क्लियर होगा, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन निकलते कैसे हैं भैया, मैंने ये नहीं सुना है कि ये हाइड्रोजन निकलते कैसे हैं। आप बेसिक से चल रहे हो ना, मुझे ये नहीं बता पा रहे हो कि ये हाइड्रोजन निकल कहाँ से रहे। मैंने कहा आ जाओ, बीकर था, बीकर में पानी भरा है, पूरा स्टोव भरा है, पानी भरा है, ठीक है भैया। मैंने यहाँ पे HCl लिया, ठीक है भैया, हमने HCl लिया और हम जानते हैं HCl में एक जगह होता है तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसे कहते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है उस पर, और जो इलेक्ट्रिक पॉजिटिव होता है एक पोलर कंपाउंड में जानता हूँ, जो हाइड्रोजन आता है उसके पास आता है प्लस चार्ज आता है, ठीक है भैया, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आता है, ठीक है भैया। हम जानते हैं भैया जो पानी होता है वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, 104 डिग्री होता है, ये सब और इनऑर्गेनिक का है, ठीक है। हाँ भैया, भैया 104 डिग्री होता है, ठीक है भैया। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव होता है, ठीक है भैया। ये जो पानी का मॉलिक्यूल होता है इस HCl के साथ कैसे पता लगता है, कैसे अटैच होता है, ये जो पॉजिटिव है वो निगेटिव के साथ लग जाता है, और जो नेगेटिव पोर्शन है वो हाइड्रोजन के साथ लग जाता है, ठीक है ना। ये क्या बनाती है, मैंने कहा जो H2O का मॉलिक्यूल है, जो उसका निगेटिव साइड है वो पॉजिटिव के साथ लग जाता है, जो निगेटिव साइड है वो पॉजिटिव के साथ लग जाता है, और जो पॉजिटिव है वो निगेटिव के साथ लग जाता है, ठीक है भैया। वो क्या कहता है, हाइड्रोजन क्या कहता है कि ये जो मॉलिक्यूल है, पानी का मॉलिक्यूल है, ये इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग लगाता है, इतना स्ट्रॉन्ग लगाता है, ये जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं इनकी बॉन्डिंग बहुत वीक होती है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अगर जुड़े रहते हैं तो बहुत ही वीक होती है। तो ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं क्लोरीन से, क्लोरीन को अलग कर देते हैं, ठीक है भाई। तो क्लोरीन को जब अलग कर देंगे हाइड्रोजन निकल जाएगा, जब एक हाइड्रोजन आ जाएगा, जो पानी है वो हाइड्रोजन को जब एक हाइड्रोजन को निकाल लेता है H+ को, तो कन्वर्ट हो जाता है H3+O में, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं इसे। मतलब ये एक हाइड्रोजन निकल गया तो इसकी बेसिसिटी 1 हो गई, और इसकी एन फैक्टर भी 1 है,
अगर 2 होते भैया इसकी बेसिसिटी 2 होते, अगर निकलते कितने, जितने निकलते उतने एन फैक्टर होते। ठीक है भैया, एक और एग्जाम्पल लो भैया H2SO4 का, भैया H2SO4 का। भैया H2SO4 कुछ ऐसा होता है, इसको मैंने पानी में रखा है, पानी के मॉलिक्यूल क्या कहते हैं, जो H2O के मॉलिक्यूल होंगे, ऑक्सीजन होंगे, जो निगेटिव साइड होगा वो देखो, हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव से मिला है, बॉन्डिंग वीक है, हाइड्रोजन है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव से मिला है भैया, बॉन्डिंग वीक है। हाँ भैया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़े हैं, बॉन्डिंग वीक है, तो क्या अगर पानी का मॉलिक्यूल होगा इसको रिप्लेस कर लेगा, निकाल लेगा, इसको निकाल लेगा, ठीक है ना। जब इसको निकाल लेगा तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाती है, 2 हो जाती है, और जितने हाइड्रोजन निकलते हैं उसके एन फैक्टर हो जाता है, बेसिसिटी इसकी 2 हो जाती है। मान लो 2 निकल गए तो एन फैक्टर भी हमारा 2 हो जाता है। ऐसा होता है भैया, मैंने कहा ऐसा होता है। अब मैं कुछ अच्छे केसेस समझा रहा हूँ, पर कुछ अच्छे केसेस पहले कुछ अच्छा केस समझा रहा हूँ, ठीक है ना। जो एक्सेप्शन वाले केस आते हैं ना, H3PO4 के जो आते हैं, H3PO3 करके, H3PO2 करके आते हैं ना, जा रहा हूँ उन सब पे मैं जा रहा हूँ, आराम से जा रहा हूँ, ठीक है। पर मैं ये है कि बेसिक्स चल रहा हूँ। हाँ भैया, हम आपकी बात समझ आए। मैंने क्या कहा कि H3PO4 की एग्जांपल लेते हैं भैया। H3PO4 में एन फैक्टर और बेसिसिटी किस फाइन करते हैं। मैंने कहा H3PO4 को मान लो पानी में है, ये पूरा पानी है, पानी पानी भरा है, जरा इसका स्ट्रक्चर बनाना भैया H3PO4 का। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, हाँ भैया, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, हाँ भैया। इसमें मुझे बताओ कितने हाइड्रोजन निकल सकते हैं भैया, 1 2 3 निकल सकते हैं। मैंने कहा 3 कंफर्म हुआ ना, हाँ भैया 3 कंफर्म, तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट साथ लगे हैं, हाँ भैया, तो 3 निकल जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी भैया, 3 हो जाएगी। और मान लो 3 निकल गए तो इसकी एन फैक्टर क्या होगा, 3 हो भैया। क्या ये कॉन्सेप्ट हर जगह लगेगा, मैंने कहा हर जगह लगेगा, लेकिन थोड़ा सा एक पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा। ये देख लेना कि एलिमेंट का जो बीच वाला है इसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी पूरी हुई है कि नहीं, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट तो नहीं है कि नहीं, ये है या नहीं है, ये देख ले। अगर नहीं होगा तो नहीं निकल पाएगा, सारे मतलब सारे नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान देना पड़ता है। पर यहाँ पे हाँ, यहाँ पे पूरी है तो 3 निकल जाएंगे भैया, ठीक है। यहाँ पे पूरी है तो 3 निकल जाएंगे, आराम से 3 निकल जाएंगे, ठीक है ना भैया। हाँ भैया, अगला एग्जाम्पल लो ना H3PO3 का, नेगा आ जाओ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं H3PO3 का स्ट्रक्चर बनाओ भैया। इसका बताना भैया, 2 निकलेंगे ये मुझे पता है, हाँ। बेसिसिटी इसकी 2 हो जाएगी, एन फैक्टर मान लो 2 निकल जाए, ठीक है, ये भी हमें अच्छे से पता है भैया। हाँ मैंने कहा H3PO2 का बताना भैया, फॉस्फोरस है, इसका बताता हूँ। 1 2 हो गए, हाँ भैया, इसका पूछ लेना भैया। मैंने कहा ठीक है, इसका बताओ मेरे स्ट्रक्चर भैया। इसमें 2 हाइड्रोजन दोनों निकल जाएंगे, मैंने कहा दोनों नहीं निकलेंगे लाडले। यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा है, ये निकल जाएगा, पर ये कहाँ जुड़ा है, इसकी बॉन्डिंग भैया बहुत स्ट्रॉन्ग है, पानी नहीं निकाल पाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ नहीं जुड़ा है, तो ये रिप्लेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे दो हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 है ना, हाँ 1 हाइड्रोजन यहाँ भैया। ये तो हाइड्रोजन निकल नहीं पाएंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़े नहीं। तो हमें अगर 3 लिखा है तो हम इससे जज नहीं करेंगे इसको। H3PO2 को थोड़ा सा दिमाग में बैठा लेंगे, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होता है। इसमें एक ही जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा है, तो एक ही निकल पाएगा, और सारे निकल नहीं पाएंगे, और सबकी बस की नहीं है। मैंने कहा अगर इतना तुम समझने लगे हो ना भाई, तुम काफ़ी कुछ समझने लगे हो ना, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी। H3PO2 का क्या है, H3PO3 का, इसकी बेसिसिटी मैक्सिमम 2 है, ठीक है भैया। इसकी बेसिसिटी कितना भैया, 1 निकल रहे हैं, तो इसकी बेसिसिटी 1 है। मैंने कहा अगर इसी पे बेस पे एक अच्छा क्वेश्चन बनाओ तो क्या तुम बता सकते हो। हाँ भैया हम बता सकते हैं। मैंने कहा H3PO3, ठीक है, इसको मैंने रिएक्ट कराया NaOH के साथ, ये बनाया Na2PO3,
Na2PO फिर आओ उसके बाद वो बना है, ठीक है भैया। हाँ भैया ठीक है, मैंने कहा मैंने Na2HPO3 को फिर से NaOH के साथ रिएक्ट करा, इसको मैंने फिर से NaOH के साथ रिएक्ट करा, फिर बना दिया Na3PO3 प्लस H2। मुझे बताना विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट, कौन सा रिएक्शन करेक्ट है? H3PO3 और ये जो है, ठीक है, इसका ये कमर भैया इस पे जाते हैं। H3PO3 हमें पता है इसकी बेसिसिटी मैक्सिमम 2 होती है, मतलब 2 H+ आयन रिलीज करता है, 2 रिलीज करता है मैक्सिमम। हाँ भैया 2 रिलीज करना है, हाँ 1 रिलीज किया भैया, 2 रिलीज कर सकता था पर 1 ही रिलीज किया। इसका एन फैक्टर, जो एन फैक्टर भैया 1 है, मैक्सिमम 2 रिलीज कर सकता है भैया, ये रिएक्शन सही है, ठीक है। 2 रिलीज कर सकता है, 1 ही रिलीज किया, ठीक है। नहीं भैया 2 कर सकता था, यहाँ पे 2 किए क्योंकि 2 सोडियम लग गया ना, हाँ सॉरी देखा नहीं, 2 कर सकता था, 2 ही किए, इसका एन फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया मैक्सिमम। हाँ इसने 2 कर सकता था, मैक्सिमम बेसिसिटी भी, और 2 है, ठीक है। इसको मैंने फर्दर NaOH में डाल के फिर से रिएक्ट कराया, Na2HPO3, ये क्या किया, इसमें से जितने हाइड्रोजन है सभी को निकाल दिया। क्या ये रिएक्शन सही है कि नहीं भैया? सही नहीं है, ये तो मैक्सिमम जितने H+ आयन थे वो तो निकाल दिया है। हाँ एक तो होना चाहिए क्योंकि 2 ही निकालता है, यहाँ पे 3 थे भैया, आपने तीनों को तीनों यहाँ पे निकाल दिया, तीनों निकाल दिया, तीनों नहीं निकाल सकते भैया, तीनों निकल ही नहीं सकते, इसकी बेसिसिटी मैक्सिमम 2 होती है भैया, ये रिएक्शन गलत हो जाएगा। मैंने कहा अगर इतना समझ रहे हो बहुत कुछ समझ गए हो अभी तक, तुम अभी तक सिर्फ अभी तक एडवांस मत समझो, ठीक है भैया। कैसे क्वेश्चन मतलब कि इस पे बेसिस पे, एक छोटे कॉन्सेप्ट बेसिस पे कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये हो सकता है। हाँ टेस्ट क्वेश्चन में आ सकता है आपके छोटे मोटे। अगर और कुछ दे दी तो क्या भैया, उसमें पता करना मैक्सिमम कितने निकाल सकता है, कितने निकाल सकता है और कितना निकाला। अब मैक्सिमम से ज़्यादा निकाला तो वो रिएक्शन गलत होगा, अगर मैक्सिमम से कम निकाला वो रिएक्शन सही होगा, ठीक है ना। हाँ भैया मैंने कहा एक और एक्सेप्शन में आते हैं और एक बढ़िया एक्सेप्शन में आते हैं, बढ़िया से, ठीक है। हमने अभी H3PO2 पढ़ा है ना। हाँ H3PO3 का बेसिसिटी भैया 2 होते हैं, H3PO2 का भैया बेसिसिटी, H3PO2 का बेसिसिटी भैया 1 होता है, ठीक है भैया। मैंने कहा तुम बोरिक एसिड जानते हो लाडले, तुम बोरिक एसिड जानते हो? मैंने कहा तुम ध्यान रख लो, अभी तक तुम अगर इनऑर्गेनिक पढ़े होगे, इनऑर्गेनिक अगर पढ़े होगे तो तुम्हें बोरिक एसिड पता होगा। अगर इनऑर्गेनिक नहीं पढ़े हो तो मान लो ये बोरिक एसिड होता है, H3PO3 होता है, ठीक है भैया। इसका स्ट्रक्चर भी कुछ बताओ भैया। मैंने कहा बोरॉन, मैंने कहा इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है भैया। मैंने इसको पानी में डाल दिया, हाँ मैंने इसको पानी में डाल दिया, मुझे बताओ कितने रिप्लेसेबल आयन निकल सकते हैं इससे, कितने इसकी बेसिसिटी, कितना मैक्सिमम हाइड्रोजन निकाल सकता है, ये बेसिसिटी बताओ। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, 1 2 3 भैया तीनों निकाल सकता है। मैंने कहा ना लाटे ना, ऐसा ना करियो, पाप कर दोगे घोर तुम। भैया कैसे ये 3 निकल सकते हैं इलेक्ट्रॉन? मैंने कहा देख लेना, दूसरा पॉइंट मैं देख लेना क्या इसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट तो ये तो नहीं है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सब इनऑर्गेनिक का है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है भैया। बोरॉन के पास 2 तो है नहीं, 8 चाहिए थे। मतलब भैया ये जो बोरॉन है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, ये रो रहा है भैया। मैं इसको अगर पानी में डाल रहा हूँ भैया, पानी में डाल रहा हूँ, इसको मोलिक्यूल से रिएक्शन करा रहा हूँ तो ये रो रहा है भैया, ये हाइड्रोजन निकाल नहीं पा रहा है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी वैसे है और तुम वैसे निकाल ले जा रहे हो। तो ये कहता क्या है पानी से, मैं एक स्टोरी टाइप बताता हूँ ना। ये पानी से बोलता है क्या है, पानी तो एस्टियो भाई तुम एक काम कर दो, हाँ मेरी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंटी पूर्ण कर दो। तुम्हारे पास ऑक्सीजन, भैया ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होते हैं, हाँ भैया ये कहता है कि अपना लोन पेयर भैया वो मेरे से रिएक्ट करा के मुझ में लगा दो, मेरी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंटी पूर्ण कर दो। अब पानी कहता है यार चलो ठीक है, तुम बोल ही रहे, मेरे पास तो बहुत सारे मॉलिक्यूल है, मैं देख लूँगा, मैं दूसरे की प्यास बुझाता हूँ, तुम्हारी भी बुझा दूँ, ठीक है। तो ये रिएक्ट करके बनाता क्या है,
इतना तो पहले था। जब ये रिएक्ट करता है ये बनाता क्या है OH2, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर बोरोन लिया है इस पर निगेटिव आएगा, ये दिया है इस पर पॉजिटिव आएगा, ठीक है भैया। ये दिया है इस पर पॉजिटिव, ये लिया है निगेटिव, ठीक है भैया। इसकी तो डिफिशियंटी पूरी हो गई, ठीक है। ये ऑक्सीजन हो रहा है, कह रहा मेरे पास, मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हूँ दुनिया का और मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हूँ पर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज निकालो। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो कि माइनस चार्ज बियर करता है, अगर उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया हाइड्रोजन करके, अगर मान लो एक हाइड्रोजन निकल जाए, तो उस पर उसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बात में दम है भैया। तो वो कैसे निकालता है, वो कहता है भाई साहब पानी से H2 मॉलिक्यूल से बोलता है भाई साहब तुम मेरी एक हेल्प कर दो, मेरा एक हाइड्रोजन निकाल दो, मुझ पे ना ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो निकाल दो, मुझ पे पॉजिटिव चार्ज है वो निकाल दो और मेरा अपना एक हाइड्रोजन मीन्स मेरे एक हाइड्रोजन तुम ले लो भाई, एक हाइड्रोजन तुम ले लो, एक हाइड्रोजन तुम ले लो, क्या कहते हैं एन फैक्टर बेसिसिटी, एक हाइड्रोजन तुम ले लो। ये क्या कहता है पानी, चलो ठीक है यार इतना रो रहे हो तो मैं निकाल ही देता हूँ। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है BOH मैंने ऐसे लिख दिया BOH। ये जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है, एक हाइड्रोजन निकल जाता है OH बनता है, तो ये न्यूट्रल हो जाता है, तो ये ऐसे जॉइन हो जाता है पॉइंट में, ठीक है ना। हाँ साथ में क्या बनता है H3O, H2O था, एक हाइड्रोजन और आ गया H3O प्लस आ गया भैया, ये हाइड्रोनियम आयन है भैया। ये हाइड्रोनियम आयन एक हाइड्रोजन निकल गया, इसकी बेसिसिटी क्या होगी भैया, बेसिसिटी 1 होगी। एन फैक्टर क्या होगा भैया, एन फैक्टर 1 होगा। ये समझ में आया इसकी कहानी। हमें लगा देख के भैया तीनों निकल सकते, पर तीनों तो निकले ही नहीं भैया। इनफैक्ट इन तीनों में से कोई भी नहीं निकला। पानी ने कहा चलो ठीक है मैं मदद करता हूँ इसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंटी पूरी करने में, ठीक है इसने तो पूरी कर दी, पर अपने पे ऑक्सीजन ने पॉजिटिव चार्ज ला दिया। पॉजिटिव चार्ज निकालने के लिए और पानी से बोला कि पानी साहब मेरा एक हाइड्रोजन ले लो। पानी ने एक अपना हाइड्रोजन लेके अपना एक हाइड्रोजन निकाल दिया, इसकी बेसिसिटी 1 बना दिया और इसको स्टेबल कर दिया। मेरा दूसरा क्वेश्चन, ये जो हाइड्रोजन निकला है क्या ये इसी बोरिक एसिड का हाइड्रोजन था भैया? इस पानी का हाइड्रोजन इसने लगाया, फिर उसी पानी ने अपना एक हाइड्रोजन निकाल दिया ना भैया ना। ये हाइड्रोजन जो निकला इसका नहीं था, पर निकला तो भैया मैं उसका बेसिसिटी 1 मानूंगा क्योंकि इसी कंपाउंड में जोड़ के निकला है भैया, उसके बेसिसिटी 1 होगी, पर जो हाइड्रोजन था इसका नहीं था। H2SO4 में 2 हाइड्रोजन निकलते थे, दोनों H2SO4 के कंपाउंड के होते थे। हाँ HCl में दोनों निकलते थे, एक निकलता था, एक ही उसका होता था, कंपाउंड का होता था, खुद का होता था। हाँ भैया H3PO3 में निकलता, जो भी निकलता था वो उसका होता था कंपाउंड का, पर इसमें तो खुद का है ही नहीं, पानी का था, पानी का दे दिया, पर खुद को स्टेबल बना लिया पानी में डाल के। इसे कहते हैं बोरिक एसिड। बेसिसिटी 1 होता है और एन फैक्टर 1 होता है, मैक्सिमम एन फैक्टर 1 हो सकता है और बेसिसिटी इसकी 1, ठीक है ना। आई होप इतना तुम्हें क्लियर हो गया। आई होप इतना तुम्हें क्लियर। भैया एक हाइड्रोजन निकाला, ये क्या हो गया, एक मोनोबेसिक एसिड हो गया। तो अगर कोई पूछे कि बोरिक एसिड बताओ कैसा एसिड है, ये मोनोबेसिक एसिड है। H3PO3 कैसा एसिड है भैया, 2 निकाल सकता है मैक्सिमम, डाइबेसिक एसिड है भैया। H3PO2 कैसा है भैया, वो एक निकाल सकता है भैया, वो मोनोबेसिक है, ठीक है ना। आई होप इतना क्लियर होगा। अब मैं एक इस लेक्चर का थोड़ा सा रिस्पॉन्स जानना चाहता हूँ आप लोगों को कि क्या आप लोग पढ़ने के लिए इसको तैयार हो। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ डाल देना भैया आगे के फर्दर लेक्चर मैं वैसे डालूंगा लेक्चर, क्योंकि मैं आया हूँ थोड़ा सा, मैं ये नहीं कि मैं यूट्यूब पे जाता हूँ बहुत बड़ा ग्रोथ करना, ऐसा नहीं है कुछ। ये है कि अभी ग्रोइंग एज में हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ अभी स्टार्टिंग में हुआ है, तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा यूट्यूब पे भी एक्सपीरियंस ले लिया जाए अपना। तो बाकी सब ठीक है भैया, मैं ये बता देना क्या इतना अभी तक समझा। और हाँ ये जो बोरिक एसिड वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये एडवांस में पूछा गया है, ठीक है, पूछा जा सकता है, पूछा गया है, ठीक है ना, याद रखना। मैंने बोला था ना एडवांस तक कॉन्सेप्ट तक ले जाऊँगा, ये बोरिक एसिड का कॉन्सेप्ट पूछा गया है और ये छोटे से कॉन्सेप्ट से बन गया इसलिए उस वाली एन फैक्टर कॉन्सेप्ट से, एन फैक्टर बेसिसिटी, ठीक है। अब कल हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम फर्दर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, कुछ अच्छे कंपाउंड का कराऊंगा, कुछ एक्सेप्शनल कंपाउंड है उसको समझाऊंगा, उसको लॉजिक से बताऊंगा, बेसिसिटी इससे कहते हैं एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट, एन फैक्टर ऑफ बेस, इसको कवर करूंगा और इस चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगा। और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जो कि वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसको बहुत ईजी बनाऊंगा।
ठीक है ना, उसको बहुत ईजी बनाऊँगा। तो भैया अभी तक मैं इसको इतना ही रखता हूँ, बस थोड़ा सा फीडबैक डाल देना यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कि भैया हाँ इस चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करो, मुझे समझ में आ रहा है, इस चैप्टर का मुझे पता चल गया इसका लय क्या है भैया, इसका फ्लो क्या है भैया, ये चैप्टर सिर्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन तक वहाँ तक सीमित नहीं है, ये कुछ और कहना चाहता है भैया, ये कुछ और कहना चाहता है, और जो क्या कहना चाहता है वो मैं समझ रहा हूँ भैया। ठीक है भैया, हम समझ रहे हैं आपकी बात। हमें रिडक्शन रिएक्शन को ये रिडॉक्स रिएक्शन को ऐसा नहीं देखना है कि ये बैलेंसिंग के लिए काम आता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए। इसका जो असली महत्व है भैया, असली क्या जो इसका कारण जो इंपॉर्टेंस है जे में जेडवास में जो रखता है ना, हम उसकी तरफ पढ़ेंगे। मैंने कहा ठीक है, अपना डर भगा लो, ये कोई वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक नहीं है, वैसे मेरे पढ़ाने के बाद नहीं रहेगा, भले पहले मेरा अगर आप ना पढ़े हो आपको लगे ये बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, सब कवर हो जाएगा, अच्छे से कवर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए लिखते रहिए, ठीक है ना, नमस्ते।